इस वीडियो में हम लोग एल्केन के बारे में ठीक से समझेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग इसके स्ट्रक्चर फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में जानते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो दिया गया है वो एल्केन दिया गया है और इसका फार्मूला जो हुआ करता है CnH2n+2 होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन के नंबर 2n+2 हैं जबकि कार्बन के नंबर n है। इसको पैराफिन बोलते हैं। पैराफिन का मतलब होता है लेस रिएक्टिव। जब एल्कीन की बात करते हैं तो हम लोग इसको ऑलिफिन बोलेंगे, यानी कि ऑयल फार्मिंग बोलेंगे। आगे मिलेगा लिखा हुआ। ये CnH2n इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन के नंबर 2n हो जाते हैं जबकि कार्बन के नंबर n ही रहते हैं, यानी कि जो एल्केन के हाइड्रोजन के नंबर रहा करते हैं उनसे कितना 2 कम हो करके यानी -2 कर देते हैं हम लोग, तो CnH2n आ जाता है। फिर से हाइड्रोजन के नंबर हम जो -2 करके स्ट्रक्चरल फार्मूला हम लोग पैदा करते हैं वो हो जाता है CnH2n-2। तो इस तरह से ये एल्काइन का मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाता है। अब यहाँ पर दिए हुए कुछ क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले नीचे के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। इस कॉन्सेप्ट में सबसे पहले तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट इस तरह से है कि जो एल्केन का हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ा था उसमें n क्या था, नंबर ऑफ कार्बन था। एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन मल्टीप्लाई कर देंगे H2n, यानी कि जो हाइड्रोजन के नंबर है 2n+2 और एटॉमिक जो वेट है हाइड्रोजन का वो रख देंगे और बराबर कर देंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CnH2n+2, यानी एल्केन का मॉलिक्यूलर वेट रख देंगे। इसी तरह से एल्कीन का जो फार्मूला होता है उसमें कार्बन के नंबर n इंटू एटॉमिक नंबर कार्बन का 12 प्लस 2n होता है हाइड्रोजन के नंबर। एटॉमिक मास जो हुआ करता है हाइड्रोजन का 1 हुआ करता है, इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एल्केन कर देते हैं हम लोग। अब अगर एल्काइन की बात करते हैं तो यहाँ पर एल्काइन जो हुआ करता है उसमें CnH2n-2, यानी कि हाइड्रोजन के नंबर H2n-2, क्योंकि हाइड्रोजन के नंबर हम लोग देखते हैं कि एल्केन से जब एल्काइन की तरफ आते हैं तो घटते चले जाते हैं, कितना 2 घटता चला जाता है। बराबर यहाँ पर रख देंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एल्काइन। फिर इसके बाद अब क्वेश्चन को देख लेते हैं, हमें समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या बोला गया है ऊपर, कि जो यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द एल्केन हमको पता करना है, अगर उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 100। तो देखते हैं ये सोल्यूशन यहाँ पर दिया गया है, ये सोल्यूशन है। तो देखो एल्केन की बात किया है तो एल्केन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ करता है CnH2n+2 और बराबर कर देते हैं मॉलिक्यूलर वेट जो दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे हम n की वैल्यू इससे निकाल लेंगे और n की वैल्यू जो निकल के आएगी ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हमारे पास हो जाएगा n इक्वल टू, यहाँ पर ये हो जाएगा 98/14 इक्वल टू 7। और ये हम लोग n की वैल्यू को इस मॉलिक्यूलर फार्मूले जो एल्केन का मॉलिक्यूलर फार्मूला आता है वहाँ पर पुट करके हम लोग आंसर लगा देंगे। आंसर हो जाएगा C7H14+2। अब आगे आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन। अगर इसी तरह से एल्कीन का पूछा होता तो हम लोग क्या करेंगे, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। फार्मूला ऑफ द एल्कीन हैविंग मॉलिक्यूलर वेट 70। हमें एल्कीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला पता होता है CnH2n, तो हम लोग उसी के हिसाब से यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, बराबर 70 कर देंगे। जो मॉलिक्यूलर वेट दिया है n की वैल्यू यहाँ फिर से निकाल लेंगे, n की वैल्यू निकाल करके हम लोग n की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। फिर हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर आइसोनियो के सिस्टम को समझते हैं कि आइसोनियो को ऐसे हम लोग बात करा करते हैं। तो यहाँ पर आइसो जो हुआ करता है उसके लिए ये ग्रुप का होना बहुत ज़रूरी होता है और इसके साइड से हम लोग कुछ भी लगा सकते हैं, कोई भी ग्रुप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आइसोब्यूटेन बोला गया है और इस सिस्टम को एक बात और जोड़ना पड़ेगा कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ कार्बन जितने होते हैं उतने हम लोग को लिखने पड़ते हैं, यानी कि यहाँ पर एक तो पहली बात ये हमें जो कंडीशन मिली ये किसकी मिली, आइसो की, और लास्ट में एक कार्बन जो हमने जोड़ा यानी टोटल हो गए 4 कार्बन, इसलिए बोलेंगे आइसोब्यूटेन। यानी कि आइसो कंडीशन में जितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं उतने सबको हमें लिखने पड़ते हैं, यानी 4 है तो ब्यूटेन, और इसको हम लोग IUPAC 2 मेथिल प्रोपेन लिख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं आइसोपेंटेन। अगर लिखना है तो ये आइसो ग्रुप हमें दिखा, इसके बाद यहाँ पर 2 कार्बन और टोटल 5 हो गए, यानी आइसोपेंटेन। इसी तरीके से अगर हम लोग इस कंपाउंड की बात करते हैं तो आइसो ग्रुप ये लगा हुआ है, इसके बाद CH2OH है, इसका मतलब ये हो गया आइसोब्यूटाइल 4 कार्बन के लिए, और लास्ट में एक एल्कोहल लगा दिया गया तो उसको बोलेंगे एल्कोहल। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, अभी आगे मिलेगा भी, कि जो ग्रुप लगे होंगे हमेशा यहाँ पर लास्ट में टर्मिनल पोजीशन पे लगेंगे, जैसे यहाँ पर OH लगाया गया है, यानी प्राइमरी कार्बन पे ही OH लगेगा। देखते हैं आगे इसको और क्लियर करेंगे। यहाँ पर हम नियो को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। नियो के लिए हमें ये जानना जरूरी होता है कि ये ग्रुप टर्मिनल में होना जरूरी है, यानी कि ये है तो इसका मतलब ये हो गया नियो, और टोटल कार्बन कितने हो जाएंगे, पेंटेन 5 कार्बन का। इसी तरह से ये नियो ग्रुप है, यहाँ पर टोटल जो कार्बन है 2 हैं, एक्स्ट्रा और OH ग्रुप फिर से है, तो यह नियो हेक्साइल कार्बन, कार्बन के लिए हेक्साइल हम लोग, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन दिख रहे हैं 6 कार्बन है और एल्कोहल लास्ट में प्राइमरी कार्बन जुड़ा हुआ तो इसलिए एल्कोहल बोल देते हैं।
अब आ जाते हैं थोड़ा सा, अगर कन्फ्यूजन शुरू होता है तो यहाँ पार्ट से कन्फ्यूजन होता है कि ये जो ग्रुप है ये आइसो है, लेकिन प्राइमरी CH2H और लगा है तो इसको आइसोब्यूटाइल एल्कोहल बोल देते हैं। फिर इसी तरह से ये जो यहाँ पर अभी हमने बोला ये नियो ग्रुप लगा है तो इसको नियो पेंटाइल एल्कोहल बोल देते हैं। लेकिन ये ग्रुप देख करके कभी भी हमें नहीं लगाना है क्या कि ये आइसो है, ये आइसो नहीं है, क्योंकि ये ग्रुप के बाद कार्बन का लगा होना जरूरी है, फिर किसी ग्रुप का अदर देन कार्बन कोई ग्रुप ऐसा लगा हो हम उसको आइसो मानेंगे। यहाँ पर जो एल्कोहल है सेकेंडरी पोजीशन पे है, अभी हमने बोला है कि एल्कोहल जो होना चाहिए हमेशा प्राइमरी पोजीशन पे होना चाहिए, किसके लिए, आइसो के लिए। इसका मतलब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसको आइसो नहीं मानेंगे, यहाँ पर मानेंगे सेकेंडरी प्रोपाइल एल्कोहल। प्रोपाइल हम लोग यहाँ पर पूरे को मान लेते हैं, 2 डिग्री पे लगा है OH ग्रुप, इसलिए बोल देंगे सेकेंडरी प्रोपाइल एल्कोहल। अगर हम लोग इसके ग्रुप की बात करते हैं तो ये यहाँ पर टर्सरी पोजीशन पे OH ग्रुप लगा है, इसलिए इसको बोलेंगे टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ना तो ये नियो है ना आइसो है, तो ये कन्फ्यूजन हमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का है ना। प्राइमरी के लिए हमेशा हम लोग यूज करेंगे आइसो नियो। फिर आगे आ जाते हैं, ये हमारे पास टर्सरी पेंटेनॉल लिखा है। अगर टर्सरी पेंटेनॉल का मतलब ये हमने 5 कार्बन का बना दिया, टर्सरी पोजीशन दे दी इस कार्बन को, टर्सरी देने के बाद वहाँ पर OH ग्रुप लगा दिया। सेकेंडरी अगर पेंटेनॉल की बात करेंगे तो सेकेंडरी पेंटेनॉल का मतलब ये 5 कार्बन की सिचुएशन हमने लगा दी और यहाँ पर सेकेंडरी पोजीशन पे OH लगा दिया। नियो हेप्टेनॉल का बात करना है तो नियो का मतलब होता है ये नियो ग्रुप होना, इसके बाद कार्बन ग्रुप अटैच होना, लास्ट में प्राइमरी पोजीशन पे OH ग्रुप, तो इसलिए यहाँ पर OH ग्रुप प्राइमरी पोजीशन पे लगा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये नियो पेंटेनॉल हो गया। फिर इसके बाद आ जाते हैं कुछ IUPAC यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर IUPAC देखने के लिए हम लोग को ये देखना होगा पहले पेरेंट चेन। तो अगर हम लोग इसकी बात कर लेते हैं तो ये हमारे पास एक पेरेंट चेन है, ये क्या है, एक पेरेंट चेन है। अब ऊपर यानी कि जो 4th नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ जो टर्मिनल ग्रुप है या ब्रांच है, उसको हम लिखने के 2 तरीके देख सकते हैं। पहला तरीका ये होता है IUPAC के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर हमें ये मिलेगा कि हमने जो नेमिंग की है 1 2 3, ये जो 3 करके नेमिंग की है तो 2 पोजीशन मेथिल ग्रुप लगा हुआ है एक्स्ट्रा, तो हम लोग इसको इस तरह से ये यहाँ पर दिया है 2 मेथाइल प्रोपाइल, हम लोग इसको बोलेंगे 2 मेथाइल प्रोपाइल, तो ये 2 मेथाइल प्रोपाइल हम लोग बोल देंगे। और हेप्टेन यानी टोटल पेरेंट चेन 7 कार्बन की है। देखो ऊपर वाली जो चेन हमारे लिखी गई थी ये वाली, इसको लिखने का एक दूसरा तरीका होगा। अगर हम इसको देखते हैं कि जो कार्बन अटैच है किससे, मेन पेरेंट चेन से, वो सेकेंडरी कार्बन है कि टर्सरी कार्बन है, तो यहाँ दिखेगा टर्सरी कार्बन है, यानी कि ये टर्सरी कार्बन है। और ये टर्सरी यहाँ पर जो कंडीशन है, यहाँ पर टोटल कितने कार्बन है, 4, तो टर्सरी ब्यूटाइल बोल देते हैं। और ब्यूटाइल इसलिए आइल ग्रुप इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये क्या है, ब्रांच है, पेरेंट चेन नहीं है। पेरेंट चेन में ब्यूटेन लगाते हैं, ब्यूटीन लगाते हैं, ब्यूटाइन लगाते हैं, जबकि अगर टर्मिनल है तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्यूटाइल, ठीक है ना, या पेंटाइल हेक्साइल जैसे कार्बन होते हैं। फिर इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, ये IUPAC है, ये IUPAC समझ में आ जाती है। यहाँ से ये हमारे पास पूरी यहाँ से यहाँ तक की पेरेंट चेन है, तो इस पेरेंट चेन को हम लोग यहाँ से देख लेते हैं और फिर इस तरह से यहाँ पर ये नेमिंग कर देते हैं। तो ये यहाँ पर 2 पोजीशन पर मेथिल है, 3 पोजीशन पे हमारे पास एथिल है, तो 3 एथाइल 2 मेथाइल नोनेन। फिर हम लोग आगे आ जाते हैं, यहाँ पर एक फिर से ये चेन दी गई है, फिर से हम लोग पेरेंट चेन को यहाँ पकड़ते हैं, ये IUPAC का मैटर है। ये यहाँ पर ये जो हुआ करता है ये पेरेंट चेन हुआ करती है, तो हम लोग यहाँ पर ये देख लेते हैं, ये यहाँ पर पेरेंट चेन हुआ करती है, ये पेरेंट चेन इतने से होकर जाती है। साइड चेन जो यहाँ पर 2 से मेथाइल ग्रुप है, 5 से ये यहाँ पर ब्यूटाइल ग्रुप है। तो देखो 5 में 2 मेथाइल प्रोपाइल है और ये 5 नंबर कार्बन पे यहाँ पर ये यहाँ पर पेरेंट चेन दूसरी है। पेरेंट चेन यहाँ पर एक्चुअली देखते हैं हम लोग, यहाँ से लेते हैं तो ये हम यहाँ से 9, ठीक है ना, ये ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे तो ये यहाँ पर पेरेंट 5 से हो जाएगा, तो 1 2 3 2 मेथाइल, तो इस तरह से हम लोग देखेंगे इसका IUPAC। फिर हम लोग आ जाते हैं अगले क्वेश्चन को करने। यहाँ पर फिर से वो चीज़ हमें मिलेगी जो कन्फ्यूजन करती है हमेशा, तो यहाँ पर ये पेरेंट चेन हो गई। पेरेंट चेन से देखेंगे यहाँ 4 कार्बन पे ये जो कंडीशन दिखाई गई है बिल्कुल टर्सरी वाली कंडीशन दिखाई गई है, और या हम लोग इसको बोल सकते हैं ये जो कंडीशन दिखाई गई है, ये कंडीशन दिखाई गई है क्या, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है। तो ये हम लोग पिछले जैसे कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को आ जाओ, ये भी वही पुराना कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं इस कार्बन से यहाँ पर ये कंडीशन जुड़ी हुई है, तो इसका मतलब ये जुड़ा हुआ है। और ये कंडीशन क्या दिख रही है हमको कि ये नियो है, और टोटल कितने कार्बन है यहाँ पर, तो देखेंगे 5 कार्बन है, तो यानी कि जो 5 पोजीशन पे है 5 नियो पेंटाइल नोनेन है, यानी कि 5 पे क्या जुड़ा हुआ है, नियो पेंटाइल। फिर हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर, जब एल्कीन हुआ करती है तो यहाँ पर देखेंगे ये 1 2 3 और ये क्या करेंगे, तो इसको 2 मेथाइल ब्यूटीन बोलते हैं, नॉर्मल IUPAC है।
ये ग्रुप देखोगे तो ये फिर आइसो है, यहाँ पर ये टर्मिनल पोजीशन पे फिर से हमने बोला डबल बॉन्ड है। जैसे OS टर्मिनल होना चाहिए वैसे टर्मिनल यहाँ पर डबल बॉन्ड होना चाहिए, एल्कीन होना चाहिए। तो इस तरह से ये आइसोब्यूटीन कहलाती है। इसी तरह से अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो नियोहेप्टाइन कहलाती है। लेकिन अगर इसकी बात करते हैं ये टर्मिनल पोजीशन पे नहीं है तो इसका मतलब हो गया कि इसको आइसोनियो टर्म यूज नहीं करेंगे, इसको नॉर्मल आईयूपीएसी के जैसे यूज करेंगे जैसे हम लोग आईयूपीएसी में करते आए हैं। एक बात यहाँ नोट करके लिखाई गई है कि आइसोनियो जो होता है ऑलवेज है टर्मिनल एल्कीन या एल्काइन, टर्मिनल ग्रुप होना चाहिए, टर्मिनल एल्कीन एल्काइन भी होना चाहिए। अब आ जाते हैं यहाँ पर आइसो एल्कीन की बात करते हैं तो आइसो का मतलब होता है जो कार्बन हो डबल बॉन्ड के इधर उधर उसमें क्या होना चाहिए, ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम है। यहाँ पर देखो हमने ये लिखा है हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक तरफ है तो हम लोग इसको बोल देते हैं कि आइसो एल्कीन है। फिर इसके बाद हम लोग आ जाते हैं एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन को समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले रिडक्शन के बारे में समझेंगे। तो रिडक्शन की अगर बात करते हैं तो चाइरेट फास्फोरस होता है, या चाइरेट फास्फोरस की बात करते हैं तो ये सारे ग्रुप को तोड़ देता है सिवाय सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के। तो यहाँ देखते हैं डबल बॉन्ड को तोड़ा इसने, हाइड्रोजन दे दिया, रिडक्शन करा दिया तो ये एल्केन में कन्वर्ट हो गया। कुल मिला के चाइरेट फास्फोरस के सारे प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो गए, एल्केन में। एल्काइन है तो देखो कन्वर्ट हुआ एल्केन में। अगर एल्कोहल है तो ये डबल बॉन्ड टूट गया, सॉरी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट गया, एल्केन में कन्वर्ट हो गया। ये सी डबल बॉन्ड एल्डिहाइड का टूट गया, यहाँ पर दो हाइड्रोजन ऊपर नीचे दे दिया, एल्केन में कन्वर्ट हो गया। नीचे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से फिर से ये एस्टर दिया गया है, एस्टर में ये बांड और ये बांड सारे टूट करके हमारे दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, क्योंकि एक ये एल्केन बनेगा एक ये एल्केन बनेगा, दो तरह के एल्केन बनेंगे। फिर इसी से साइनाइड ग्रुप अगर कोई नाइट्राइल ग्रुप होता है तो हम लोग क्या करते हैं पूरे बांड को तोड़ करके इतने कार्बन की एल्केन बना देते हैं। और फिर इस तरह से एमाइड होता है तो फिर से हम लोग वही काम करते हैं जो करते हैं, 3 कार्बन की एल्केन बना देते हैं, NH3 इधर निकाल दो और ये H2O इधर निकाल देना होता है। कुल मिला के एल्केन ही बनेगा। फिर इसके बाद आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रिडक्शन है कार्बोनिल ग्रुप का, यानी कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करने के लिए, स्पेशली कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करने के लिए दो रिजेंट यूज होते हैं, यानी 2 रिड्यूसिंग एजेंट यूज होते हैं। पहला होता है क्लीमेंसन रिडक्शन, दूसरा हुआ करता है वुल्फ किस्नर रिडक्शन। अब आ जाते हैं इनके दोनों को रिजेंट को यूज करना है, याद करना है। तो सबसे पहले ये कार्बोनिल ग्रुप है, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, दोनों को हम लोग क्या करते हैं रिड्यूस कराने के लिए क्लीमेंसन रिडक्शन जो हुआ करता है ZnHCl के साथ काम करता है। जबकि उल्फ किस्नर रिडक्शन की बात करते हैं तो NH2 को हम लोग N2H4 भी बोलते हैं, इसको हाइड्रोजाइन भी बोलते हैं। और रोना मतलब होता है सोडियम एल्कोऑक्साइड, तो सोडियम एल्कोऑक्साइड इसकी प्रेजेंस को हमने बताया था उल्फ किस्नर रिडक्शन, ये एल्केन को फार्म कर देती है। आगे रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, ये यहाँ पर ये कीटोन है ZnHgCl, या दूसरा रीजेंट हमने उल्फ किस्नर रिडक्शन का N2H4 RONA ले लिया है, हम लोग कन्वर्ट कराएंगे एल्केन में। बस ये याद रखना है कि यहाँ पर इस वाले रिएक्शन पे हमें ये देखने को मिलेगा कि जो ऊपर वाले जो रिड्यूसिंग एजेंट हैं केवल कार्बोनिल ग्रुप को तोड़ करके हाइड्रोजन देते हैं, जबकि साइनाइड के ट्रिपल बॉन्ड को न तो एल्कीन के डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करा पाते, इसलिए ये हमेशा बचे रहेंगे। जबकि कार्बोनिल ग्रुप देखो यहाँ पर हट गया है। अब दूसरे तरह के रिडक्शन को हम लोग पढ़ते हैं, साहब आते हैं सेंट्रेंस रिडक्शन। ये बात करते हैं तो हाइड्रोजनेशन करते हैं PDPTNI की प्रेजेंस में। ये क्या करा करते हैं एल्कीन हो चाहे एल्काइन हो उनको तोड़ करके किस में कन्वर्ट करा देते हैं एल्केन में। तो ये हमें पता चल गया। यहाँ पर एक बात यहाँ लिखी गई है कि रेने निकिल क्या होती है, तो रेने निकिल एक निकिल एल्युमिनियम का एलॉय होता है। अगर इस निकिल एल्युमिनियम एलॉय को NaOH का रिएक्शन करा करके हम लोग क्या करते हैं निकिल को अलग कर देते हैं निकिल पाउडर ग्रुप में। यही जो निकिल पाउडर आता है तो इसी को बोलते हैं रेने निकिल। अब हम लोग आ जाते हैं एल्काइल हाइलाइड के रिडक्शन के लिए। तो एल्काइल हाइलाइड के रिडक्शन के लिए हम लोग Zn को लेते हैं, Zn के साथ हम लोग HCl ले सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं, एसिड ले सकते हैं, या NaOH ले सकते हैं, बेस भी ले सकते हैं, अल्कोहल भी ले सकते हैं, और ZnCuHCl के साथ भी ले सकते हैं। तो ये ध्यान रखना होगा, ये सारे एल्किल हैलाइड को चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, इस सबको तोड़ करके किस में कन्वर्ट कर दे एल्केन में कन्वर्ट करा देगा। यहाँ पर रिएक्शन हमको दिख रही है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं LiLH4 के साथ। LiLH4 क्या करा करता है, ये अपने ये H2 को तोड़ करके एल्केन में इसको भी कन्वर्ट करा देता है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये होती है कि LiLH4 प्राइमरी सेकेंडरी को तो अच्छे से करा देता है लेकिन टर्सरी को ठीक से नहीं करा पाता। देखो ये बात लिखी गई है, एल्काइल हाइलाइड कैन रिड्यूस प्राइमरी सेकेंडरी एल्काइल हाइलाइड इनटू एल्केन इजिली बट टर्सरी एल्काइल हैलाइड अंडरगो डिहाइड्रोजिनेशन। तो ये ध्यान रखना होगा, सेकेंडरी देखो तोड़ करके एल्केन में कन्वर्ट हो गया, यानी कि इसका रिडक्शन करा दिया, हाइड्रोजन ऊपर दे दिए। लेकिन अगर हम लोग टर्सरी एल्काइल हैलाइड की बात करते हैं तो ये यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाता है कि डिहाइड्रो हाइलोजिनेशन करा देता है। जब डिहाइड्रो हाइलोजिनेशन कराएगा तो यानी हाइलोजन भी निकालेगा, हाइड्रोजन भी निकालेगा, यानी डबल बॉन्ड क्रिएट करा देगा। तो ये देखो डबल बॉन्ड यहाँ क्रिएट होकर के आ गया। अब आ जाते हैं NaBH4 के बारे में बात करते हैं तो बिल्कुल अपोजिट होता है किसके LiLH4 के, क्योंकि LiLH4 प्राइमरी सेकेंडरी को अच्छे से देता था, टर्सरी को नहीं दे पाता। लेकिन ये NaBH4 प्राइमरी हैलाइड को नहीं दे पाता, कैन नॉट रिड्यूस प्राइमरी एल्काइल हैलाइड बट
कैन रिड्यूस सेकेंडरी टर्सरी। बाकी ये देखो यहाँ पर नो रिएक्शन करा देगा, यानी कुछ भी नहीं देगा, जबकि वहाँ पर एलाइल H4 टर्सरी जो हुआ करता था वो एल्कीन बना दिया करता था। अब सेकेंडरी हैलाइड की बात करते हैं तो तोड़ करके और टर्सरी भी अच्छे से दे देगा, कोई दिक्कत नहीं, NaBH4 आराम से दे देगा। कुछ रिएक्शंस यहाँ दी गई हैं, आ जाते हैं, ध्यान से समझते हैं। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो पहला चाहे रेड फास्फोरस, हमने बोला था कुछ भी है सबको तोड़ करके एल्केन में कन्वर्ट करेगा, तो हमने तोड़ दिया। एस भी टूटेगा, डबल बॉन्ड भी टूटेगा, ये भी टूटेगा, सारा टूट करके ये भी टूटेगा, कार्बन जितने का है उतने का एल्केन बना देगा। ZnHgCl हमने बोला था ये क्लीमेंसन रिडक्शन है, केवल किसको, कार्बोनिक ग्रुप को तोड़ेगा, यानी कि ये जो ZnHgCl है क्लीमेंसन रिडक्शन केवल इसको तोड़ेगा, देखो बाकी ग्रुप बचे हुए हैं। फिर इसके बाद ZnHCl की बात करा करते तो हमने ZnHCl के बारे में पढ़ा है कि अभी केवल एल्काइल हैलाइड को तोड़ेगा, इसलिए इस एल्काइल हैलाइड को ही तोड़ करके यहाँ पर हाइड्रोजन दे देता है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं LiLH4 क्या करता है, प्राइमरी को सेकेंडरी को बहुत अच्छे से दे देता है। तो देखो यहाँ पर ये प्राइमरी को तोड़ देगा, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं ये यहाँ पर कौन सी पोजीशन है यहाँ पर, तो लोग टर्सरी को दे देते हैं। टर्सरी यहाँ पर टूट करके क्या बनेगा, एल्कीन बना देगा। तो देखो एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। हमने बोला था टर्सरी क्या बोला, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करा देगा। NaBH4 की बात करते हैं तो NaBH4 प्राइमरी के साथ बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करता, तो देखो प्राइमरी यहाँ बचा रहेगा, ये देखो प्राइमरी है तो प्राइमरी बचा रहेगा, जबकि टर्सरी टूट करके आराम से हाइड्रोजन रिडक्शन दे दिया है। बाकी सारे बॉन्ड यहाँ पर क्या टूट करके हम लोग क्या कर लेंगे, ऐसे ही बचे रहेंगे। अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ पर LiLH4 की बात करा करते हैं, NaBH4 की बात करा करते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये डबल बॉन्ड O जो हुआ करते हैं, डबल बॉन्ड O क्या करा करते हैं, टूट करके अपने हाइड्रोजन को दे देते हैं और OH में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट लिखा गया ये यहाँ पर OH हो जाता है। तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, हालांकि जब कार्बोनिक ग्रुप के रिडक्शन को पढ़ेंगे। अब आगे आ जाते हैं हम लोग फॉर्मेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम द डिफरेंट एल्काइल हैलाइड। इन दीज मेथड नंबर ऑफ कार्बन क्या इंक्रीजेस, जब नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करेगा तो कैसे इंक्रीज करेगा, हम लोग देखते हैं। यहाँ पर उर्ज रिएक्शन आ जाती है। उर्ज रिएक्शन की बात करते हैं तो हमें क्या करना होता है, दो तरह के एल्किल हैलाइड को लेना पड़ता है और सोडियम के साथ रिएक्शन करा करके ईथर की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर देता है। यानी कि यहाँ पर दो तरह के फ्री रेडिकल जब बनेंगे आपस से जुड़ करके एल्केन का फॉर्मेशन करेंगे। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये 2 कार्बन का एल्किल हैलाइड, ये 2 कार्बन का एल्काइल हैलाइड है, ये आपस में NaCl निकाल देंगे और बन जाएगा ये फ्री रेडिकल, और आपस से जुड़ करके 4 कार्बन का एल्केन बना देंगे। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर एक बात ये लिखी गई है कि अगर 2 डिफरेंट टाइप के एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं तो हम लोग को क्या एक मिक्सचर मिल जाता है। कारण क्या होता है कि अगर मान लो 1 कार्बन का ये एल्काइल हैलाइड लिया, 2 कार्बन का ये एल्काइल हैलाइड लिया, तो 2 तरह के फ्री रेडिकल बनेंगे। ये जब ये 2 तरह के फ्री रेडिकल बनेंगे तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण क्या करेंगे, आपस में ही रिएक्ट कर जाएंगे। जैसे ये इसके साथ खुद के साथ रिएक्ट करेगा, इसके साथ खुद के साथ बॉन्ड बना सकता है, और ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना सकते हैं। तो जब ये CH3 के साथ जुड़ेगा या आपस में एक दूसरे से जुड़ेंगे, ये नीचे वाला, तो इस तरह से 3 तरह के प्रोडक्ट। तो याद रखना पड़ेगा, अगर हम लोग उर्ज रिएक्शन में डिफरेंट टाइप के एल्काइल हैलाइड को लेते हैं तो यहाँ पर 3 तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं। फिर नीचे आ जाओ, सो दैट एल्काइल हैलाइड मस्ट बी सिमिलर टाइप एंड एल्केन फॉर्म्ड इज ऑलवेज सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल कैसे बनेगा तो चेक करते हैं। यहाँ पर ये जो यहाँ पर हमने लिखा है कि जो एल्काइल हैलाइड हुआ करते हैं, अगर 1 कार्बन का होगा तो आपस में जुड़ करके 2 कार्बन के एल्केन बनाएगा, अगर 2 कार्बन का होगा तो जुड़ करके 4 कार्बन के एल्केन बनाएगा। तो इस तरह से 1 से 2 बनेगा, 2 से 4 बनता है, 3 से 6 बनता है। इसका मतलब जो प्रोडक्ट बन रहा है हमेशा देखो सिमेट्रिकल बन रहा है, और क्या हो रहा है, यानी कि इसमें जो कार्बन है वो हमेशा क्या है, इवन नंबर के हैं। तो इसका मतलब एल्काइल हैलाइड हम चाहे सिमेट्रिकल लें चाहे अनसिमेट्रिकल लें, अगर सेम टाइप के लेने हैं हमको तभी जाकर के सिमेट्रिकल बनेगा। तो ये कंडीशन है, हमें उस रिएक्शन की याद रखनी है कि यहाँ पर जो एल्काइल हैलाइड लेते हैं वो सेम टाइप के होने चाहिए, और जो प्रोडक्ट बनेगा हमेशा सिमेट्रिकल बनेगा। यहाँ पर मीथेन का फॉर्मेशन नहीं होगा, आगे ये लिखा मिलेगा। अब आ जाते कुछ रिएक्शन है जो हम लोग बात करते हैं। तो देखो ये मीथेन को लिखा है इन्होंने कि फ्रॉम द एबव डाटा इट इज क्लियर दैट द मीथेन कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रॉम उर्ज रिएक्शन। अब यहाँ पर एक रिएक्शन एक एल्किलाइड साइक्लिक दिया गया है, यानी ईथर की प्रेजेंस में करते हैं, तो यानी कि ये टूट करके यहाँ पर फ्री रेडिकल बनेगा और ये फ्री रेडिकल आपस में ऐसे बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, या इस तरह से बाईसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। फिर इस तरह से हम लोग देखते हैं बहुत अच्छी रिएक्शन आगे दी गई है कि ये जो एल्काइल हैलाइड है ये 2 क्लोरीन को रखता है, नहीं कि दोनों क्लोरीन क्या करेंगे, टूट जाएंगे, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगा, क्योंकि ये फ्री रेडिकल बनेगा और ये साइक्लिक रिंग बन जाएगी। फिर इसके बाद आ जाते हैं ये नीचे वाले क्वेश्चन पे, तो यहाँ पर Cl और Cl दोनों टूट जाएगा, फिर से ये दोनों यहाँ फ्री रेडिकल बन जाएंगे और ये फ्री रेडिकल आपस में बॉन्ड बना लेंगे। फिर इसके बाद नीचे के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं ये Cl है, और यहाँ पर जब बॉन्ड टूटेगा तो इस तरह से ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा। फ्री रेडिकल बनने के बाद ये बॉन्ड ऐसे ऐसे करके आपस में आपको बना लेंगे। अब आ जाते हैं एक अच्छी रिएक्शन ये दी गई है कि अगर 2 तरह के एल्काइल हैलाइड हमने ले लिए
लेकिन यहाँ पर जो हेलोजन है वो डिफरेंट है, यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन और क्लोरीन, अगर इनको वुड रिएक्शन में ले जाते हैं तो एक बात ध्यान रखना होगा कि जो ब्रोमीन हुआ करता है इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, यानी कि इजीली ब्रेक हो जाता है। तो ये हमने लिखा है रिएक्टिविटी आर्डर, यानी कि आर आई की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर आर बी आर की होगी, फिर आर सी एल की होगी। यानी कि जो बॉन्ड जितना बड़ा होगा उतना उसको तोड़ना आसान होगा, इसलिए ब्रोमीन का जो बॉन्ड होता है टूट जाता है, यानी कि फ्री रेडिकल बनेगा किधर की तरफ, जिधर की तरफ ब्रोमीन जुड़ा होगा, और ये क्या करेगा आपस में जुड़ करके इस तरह से कंपाउंड बना, यानी कि सी एल जो होगा वो कभी ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि हमने ब्रोमीन के साथ तोड़ करके उसके साथ क्या बना दिया है, रिएक्शन। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया हुई चना, तो फॉलोइंग एल्केन फाउंड फ्रॉम वुड्स रिएक्शन, अगर ये पॉइंट हटा दें, एल्केन फाउंड फ्रॉम वुड्स रिएक्शन, तो वुड्स रिएक्शन के साथ जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा सिमेट्रिकल बनेगा। तो थर्ड वाले पार्ट को देख लेते हैं, थर्ड वाला जो बना हुआ है, तो देखोगे हम लोग यहाँ पर जो एल्केन है, एक्चुअली ऐसे सोचो कि जो एल्केन है ये ऐसे तोड़ दो तो ये क्या हो रहा है, सिमेट्रिकल पार्ट मिला है, इधर भी सेम इधर भी सेम, इसका मतलब सिमेट्रिकल है, यानी कि किससे बना हुआ है, किससे बना होगा, वुड्स रिएक्शन से। बाकी ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं दिखेगी। आ जाओ अब हम लोग फ्रैंकलिन रिएक्शन की बात करते हैं, बिल्कुल वुड्स रिएक्शन जैसी होती है। यहाँ पर सोडियम की जगह पर ईथर के साथ जिंक ले लिया जाता है, या जिंक के साथ एल्कोहल ले लिया जाता है। यहाँ पर एक अच्छी हमें ये बात दिखती है कि यहाँ पर एल्काइल हाइड हम डिफरेंट भी ले सकते हैं, इसलिए आर आर डैश दो तरह के एल्काइल हाइड लिए गए हैं, और ये इस तरह से फ्री रेडिकल रिएक्शन करके आर आर डैश आपस जुड़ जाते हैं। यानी कि फ्रैंकलिन रिएक्शन इतनी फ्रैंक है कि अपने में सिमेट्रिकल के साथ साथ अनसिमेट्रिकल को भी बना सकती है। तो आ जाते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर एक कार्बन का दो कार्बन का आपस जुड़ेगा तो टोटल 3 कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा, फिर ये 3 कार्बन का और इस तरह से ये 4 कार्बन का जुड़ेगा, तो इस तरह से अनसिमेट्रिकल ये एल्केन बना लेगा। फिर हम लोग देखते हैं कि जो फ्रैंकलिन रिएक्शन से जो ये दो कार्बन यानी 4 कार्बन का प्रोडक्ट बन जाएगा, और ये 3 कार्बन और ये 4 कार्बन का प्रोडक्ट बन जाएगा, तो इन्हीं सिमेट्रिकल, यानी सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों बन रहे हैं। ये बात यहाँ नीचे लिखी गई है, इट कैन फॉर बोथ सिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल एल्केन लाइक वुड्स रिएक्शन इज ए फ्री रेडिकल रिएक्शन आई कैन नॉट फॉर्म मीथेन। तो एक जो डिफरेंस है वो यही है कि ये अनसिमेट्रिकल को भी दे देता है, फ्री रेडिकल दोनों होते हैं, मिथेल दोनों नहीं बना पाते हैं। अब आ जाते हैं, हमने एक रिएक्शन बताई थी वाईफाई से रिएक्शन करके हमने कहानी सुनाई थी। वाईफाई से का मतलब होता है वुड्स रिएक्शन, फिर क्या होता है दूसरा फ्रैंकलिन रिएक्शन, तीसरा क्या कोरे हाउस, जो भी हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर यानी ईथर लेते हैं, नीचे वाले जिंक ईथर या अल्कोहल लेते हैं, अभी जो नीचे हम लोग कोरे हाउस पढ़ने वाले हैं वहाँ पर R2COI लेते हैं, जिसको हम लोग गिलमैन रिएजेंट बोलते हैं। अगर हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आए जाए तो देखो क्वालिटी बढ़ती चली जाती है रिएक्शन की। कैसे, ऊपर केवल सिमेट्रिकल बना रहा था, नीचे सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों बना रहा था, लेकिन जो नीचे वाला यानी कोरे हाउस है इसमें सिमेट्रिकल के साथ अनसिमेट्रिकल रिएक्शन बनती हैं, साथ में बेस्ट ईल्ड के साथ बनती हैं। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा, और ये हम इन तीनों रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड को लेते हैं। अब आगे आ जाते हैं हम लोग कोरे हाउस रिएक्शन को देखते हैं। तो कोरे हाउस में क्या हुआ करता है, हम कोई एल्काइल हैलाइड देते हैं, और एल्काइल हैलाइड का हमेशा याद रखना होगा प्राइमरी होना चाहिए, जबकि R2COI जो कि एक आयनिक कंपाउंड हुआ करता है जिसको गिलमैन रिएजेंट बोलते हैं, ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कुछ भी हो सकता है। और हम लोग एक आर लेते हैं गिलमैन रिएजेंट से, एक आर लेते हैं हम लोग किससे, एल्काइल हैलाइड के, उसको दोनों को जोड़ करके हम लोग बना देते हैं एल्केन। तो यहाँ पर देख लेते हैं कुछ रिएक्शंस को। यहाँ पर ये एल्काइल हैलाइड के 2 कार्बन के कंपाउंड है, यहाँ पर ये आर ग्रुप है CH3 का, तो हम लोग ये CH3 और CH2CH3 कंपाउंड बना देते हैं। फिर आगे आ जाते हैं, यहाँ पर जो हम लोग को दिखेगा 2 कार्बन का एल्काइल हैलाइड है, लेकिन जो R2COI है तो आर ग्रुप यहाँ पर ये देखेंगे तो 4 कार्बन का है, तो हम लोग इनको दोनों को जोड़ करके हम लोग एक का एल्केन बना देंगे। गिलमैन रिएजेंट को हम लोग यहाँ बोला करते हैं लिथियम डाइएल्किल कॉपर, और ये एक आयनिक कंपाउंड हुआ करता है, ठीक है ना। चलो आगे आ जाते हैं, अब डिकार्बोक्सिलेशन की कहानी को सुन लेते हैं। डिकार्बोक्सिलेशन में हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं डिकार्बोक्सिलेशन में कि RCOOH यानी आपस में रिएक्शन करके RCOON बना लेता है, और ये RCOON यानी उसका रिएक्शन करके Na2CO3 को निकाल देता है और बनता है एल्केन। यानी कि यहाँ पर Na2CO3 निकलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर ये 3 कार्बन का साल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये यानी उसका रिएक्शन करके Na2CO3 निकाल दिया और 2 कार्बन क्या एल्केन बन गया। तो हमें देखना पड़ेगा, अगर हम लोग कार्बन की बात करते हैं तो COO यानी का Na2CO3 ग्रुप में निकल जाना, इसका मतलब नंबर ऑफ कार्बन क्या हो जाना, कम हो जाना। तो अब देखते हैं यहाँ पर CH3COO यानी है तो Na2CO3 ग्रुप में निकल जाएगा, CH3 बचेगा, यानी कि एक हाइड्रोजन को ले करके ये CH4 बना देगा। अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन और दिए हैं यहाँ पर, ये CH2 यहाँ पर COO यानी 2 हैं और CH2 1 है। यहाँ पर NaOH क्या करा करता है, 2 मोल हमें ले करके ये रिएक्शन करा करके Na2CO3 कितने निकाल देगा, 2 मोल Na2CO3 निकाल देगा।
मतलब हमें इस कंपाउंड में ये ध्यान रखना होगा कि जितने COO होंगे सारे के सारे निकल जाएंगे Na2CO3 के रूप में, और ये लास्ट में कितने कार्बन का कंपाउंड बन जाएगा, एक कार्बन का मीथेन बन जाएगा। अब देखते हैं नीचे इसी तरह की रिएक्शन है, ये भी Na2CO3 ग्रुप में निकल जाएगा, ये भी Na2CO3 ग्रुप में निकल जाएगा, और ये 2 कार्बन का एल्केन बन जाएगा। अब यहाँ पर जो NaOCO लिया जाता है वो 3:1 रेशियो में लिया जाता है, और ये डिकार्बोक्सिलेशन जो रिएक्शन हुआ करती है उसमें से मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के एक कार्बन को हम लोग क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, इसलिए रिड्यूस कर देगा 1 कार्बन। CaO का जो यूज हुआ करता है ये क्या क्या करता है, मेंटेन किया करता है हाई टेम्परेचर को, और वहाँ के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया करता है, यानी कि ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर की तरह काम करता है। आगे आ जाते हैं हम लोग कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस को पढ़ते हैं। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस भी हम लोग यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट के द्वारा बनाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस करनी है इसलिए वाटर की नीड होती है यहाँ पर। तो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो ये जिस तरह सिचुएशन यहाँ दिखाई जा रही है आपको कि शुरू में हमने इसको 2 तरीके से बांट लिया और Na को इधर की तरफ हमने शिफ्ट करा दिया वाटर की तरफ। अब देखते हैं, क्योंकि वाटर जो हुआ करता है H+ और OH माइनस के रूप में हुआ करता है। एक मिनट, ये यहाँ पर जो H2O हुआ करता है H+ और OH माइनस के रूप में हुआ करता है, और हमने बोला सोडियम को लेते हुए इधर 2 चीज़ बनानी है और 2 चीज़ें इधर बनानी है। और जो हमने शुरू में बांटा है उसको A से पहले आता है तो इसलिए एनोड, बाद को जो हम लोग देख रहे हैं उसको कैथोड में ले लेंगे, और एनोड में 2 चीज़ें मिलेंगी, R से यहाँ पर R फिर रेडिकल बना देना, COO से क्या बना देना, CO2 बना देना, यानी यहाँ के वाटर के OH के साथ मिलकर NaOH बना देता है, और बचा हुआ जो H+ है क्योंकि 2 मोल होते हैं इसलिए H2 बना लेता है, यानी कि NaOH बनने के कारण यहाँ पर जो सोल्यूशन हुआ करता है वो कैसा हो जाता है, एल्केलाइन हो जाता है। यानी कि अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में हाइड्रोजन गैस कैथोड में रिमूव होती है कि एनोड में, तो हमें क्या बताना होगा, कैथोड में। और अगर एनोड की बात करते तो कौन सी गैस रिमूव होती है, तो हम बताएंगे CO2। तो ये यहाँ प्रोडक्ट साइड में 2 R जो यहाँ पर बने ये रेडिकल आपस में जुड़ करके अभी नीचे रिएक्शन में देखेंगे, अभी एल्केन बना देंगे, CO2 गैस निकल जाएगी, NaOH बन जाएगा और H2 गैस निकल जाएगी। अब हम लोग इसी को आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस में। यहाँ पर दिखाया गया है कि ये हमने एनोड पे इसको ले लिया और ये Na और वाटर को ले लिया कैथोड की तरफ, तो हमने देखा यहाँ पर क्या फ्री रेडिकल बना, CH3 CH2 CH2, ये फ्री रेडिकल हमने दिखाया, CO2 गैस निकल गई, NaOH और H2, ये हमारे पास एक्सचेंज बन गए, क्योंकि ये 3 कार्बन का जो फ्री रेडिकल है आपस जुड़ करके 6 कार्बन के एल्केनो बना देगा। फिर हम लोग आ जाते हैं नीचे वाले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ये COO या COO है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये COO जो CO2 ग्रुप निकल जाएगा, ये भी CO2 ग्रुप निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि COO ने 2 हैं तो इसलिए 2 CO2 निकलेंगे, Na 2 हैं तो इसके बाद 2 NaOH निकलेंगे, और H2 गैस 2 निकलेगी, और साथ में जो ये फ्री रेडिकल बनने की टेंडेंसी है इसको ध्यान से देखिए, तो ये ऊपर फ्री रेडिकल बनेगा, एक नीचे फ्री रेडिकल बनेगा, ये आपस में फ्री रेडिकल आपस में बनाकर डबल बॉन्ड बना लेंगे, तो इस तरह से हमारा सिचुएशन आएगी, एल्कीन बनना शुरू हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर कहानी याद रखनी है। इसी तरह से सोडियम जो साल्ट का फ्यूमेरिक एसिड हमने लिया है, तो यहाँ पर फिर से COO यानी है 2 CO है, तो इसका मतलब ये हो गया 2 CO2 निकलेगा, 2 NaOH निकलेगा, और फ्री रेडिकल यहाँ बनेगा, तो ये फ्री रेडिकल आपस में बन करके क्या ट्रिपल बॉन्ड बना लेंगे, स्टाइलिन का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो इसका मतलब NaOH और CO। फिर इसके बाद आ जाते सेम रिएक्शन यहाँ पर नीचे दी गई है, यहाँ पर COO की अब की बार सोडियम की जगह पोटेशियम का साल्ट ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग क्या करेंगे, फिर से उसी तरह से CO2 निकालेंगे, KOH निकालेंगे अब की बार, और ये फ्री रेडिकल यहाँ बनेगा, तो ये फ्री रेडिकल आपस में क्या करेंगे, डबल बॉन्ड, ये देखो फ्री रेडिकल यहाँ बना के दिखाया गया है, और ये डबल बॉन्ड आपस में बना लेंगे, और अब की बार NaOH की जगह पर क्या बन जाएगा, KOH बन जाएगा, CO2 और H2 गैस उसी तरह निकलेगी। तो अगर हम लोग बात करते हैं SCOO को ले लिया, तो SCOO यानी एक ऐसा साल्ट होगा जो केवल H2 को निकालेगा, यानी कि इससे मीथेन या कोई भी एल्केन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इस तरह से हमने ये देख लिया, इस इलेक्ट्रोलिसिस में NaOH H2 CO2 निकलेगी, लेकिन एक H2 एक्स्ट्रा मिल जाएगी क्योंकि यहाँ पर कोई कार्बन नहीं था। अब आगे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पर एक रिएक्शन दी गई है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस की, कि अगर ये कंपाउंड हमारे पास है तो सीधी सी बात है यहाँ पर फिर CO2 निकाल देना कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में, Na से NaOH निकाल देना, लेकिन ये फ्री रेडिकल बनेगा, तो ये फ्री रेडिकल बनने के बाद देखो ये यहाँ दिखाया गया है, ये फ्री रेडिकल बनने के बाद यहाँ पर ये एल्कीन बन जाएगी, लेकिन जो स्टेबल एल्कीन हुआ करती है वो आइसो, ट्रांस और सिस होती है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में ट्रांस टू ब्यूटीन है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आंसर दे देंगे ट्रांस टू ब्यूटीन। अब आगे आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस हमने देखा मेथेन का फॉर्मेशन नहीं होता है, केवल सिमेट्रिकल एल्केन बनेगी, क्योंकि फ्री रेडिकल बनते हैं आपस में जुड़ते हैं, तो अगर एक कार्बन की फ्री रेडिकल बनेगा तो 2 कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा, इसलिए सिमेट्रिकल, जैसे हमने ऊर्ज रिएक्शन में सुनाया था। NaOH के कारण यहाँ पर बेसिक होता है, और कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में जो अगर बाई प्रोडक्ट पूछे कभी तो हम लोग बता सकते हैं कि एस्टर एक बाई प्रोडक्ट के रूप में बनता है, ठीक है ना। तो एस्टर का फार्मूला यहाँ पर RC डबल बॉन्ड OR होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग
फॉर्मेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम द ग्रिग्नार रीजन। देखो ग्रिग्नार रीजन की कहानी समझ लो पहले। ये ग्रिग्नार रीजन RMgX हुआ करता है। RMgX में यहाँ पर Mg जो हुआ करता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और X जो हुआ करता है ये इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। इनके बीच बांड स्ट्रांग होगा, इसलिए R का जो बांड हुआ करता है बहुत वीक हुआ करता है, इसलिए इसके टूटने की संभावना ज़्यादा होती है। और ये R- अपने इस व्यवहार के कारण ये ग्रिग्नार रीजन से निकलना चाहता है बाहर, और इस पे निगेटिव चार्ज होने के कारण किसी भी पॉजिटिव के साथ तुरंत जुड़ना चाहेगा। इसके साथ जुड़ने वाला हाइड्रोजन ज़्यादातर होता है, इसलिए हम लोग इसकी रिएक्शन उसके साथ कराते हैं जो इजली हाइड्रोजन को दे देते हैं। तो देखो चाहे एसिड हो तो ये अपने H+ को दे देगा, वाटर हो तो H+ को दे देगा, अगर टर्मिनल एल्काइन है क्योंकि एसिडिक होती तो वो H+ को दे देगी, अमाइन का क्योंकि ये नाइट्रोजन है। कुल मिलाकर के एक बात को यहाँ पर ध्यान देना है कि जो ग्रिग्नार रिएजेंट है उसका R हमेशा उस हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा जो हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से जुड़ा होगा। चाहे अगर एसिड की बात करें तो देखो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव है, अगर वाटर की बात करें तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव है, कार्बन है इलेक्ट्रोनिगेटिव है, एमाइन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनिगेटिव है, एल्कोहल की बात करेंगे ROH में तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव है, अमोनियम बात करते तो यहाँ पर नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसलिए इससे हाइड्रोजन H+ के रूप में इजिली रिमूव होगा और रिएक्शन इस तरह से होगी जो हम नीचे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर R क्या करा करता है, तुरंत H के साथ जुड़कर RH बना दिया करता है, और यहाँ पर ग्रिग्नार रीजन का बचा हुआ पार्ट MgX के साथ क्या जुड़ जाएगा सॉरी यहाँ पर ये जो ग्रिग्नार रीजन का R है ये H के साथ रिएक्शन करके बाहर निकल जाएगा, और जो RO बचा है ये तुरंत किसके साथ MgX से जुड़ जाएगा, तो ROMgX। इस तरह से ग्रिग्नार रीजन रिएक्शन करेगा। अब आगे कुछ रिएक्शन और दी गई हैं उनको देख लेते हैं। यहाँ पर वाटर लिया गया है C2H5 MgX इसके साथ फिर निकल जाएगा। टर्मिनल एल्काइन ली गई है, टर्मिनल एल्काइन की बात करते हैं तो ये यहाँ पर R ग्रुप जो दिया गया है ग्रिग्नार रीजन का, ये इसके हाइड्रोजन साथ रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट बना देगा, और जो ये है ग्रिग्नार रीजन साथ रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट बना देगा। यहाँ पर देखो प्राइमरी एमाइन दी गई है, हमने बोला था नाइट्रोजन है, यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिव उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, तुरंत CH3 के साथ रिएक्शन करके CH4 प्रोडक्ट बना देगा। अब आ जाते हैं नीचे क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसमें बोला गया है इनमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जिसमें 2 मोल ग्रिग्नार रिएक्शन कर सकता है, तो यानी कि 2 मोल हाइड्रोजन रिमूव कर सके। तो यहाँ पर ये सेकेंड ग्रुप को देखो, यहाँ सेकेंड ऑप्शन को देखना है, यहाँ पर देखेंगे ये हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है, टर्मिनल एल्काइन है, OH ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिव का है तो H निकाल देगा, तो ये 2 टर्मिनल हाइड्रोजन है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग को ये ध्यान रखना है कि ये जो 1 कार्बन से लेकर 4 कार्बन गैसेज होती हैं, 4 से 17 तक लिक्विड होते हैं, और 17 से लेकर CN यानी कि आगे जितने भी कार्बन तक का एल्केन मिला है उतना सब सॉलिड होता है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट हमेशा मॉलिक्यूलर वेट के प्रोपोर्शनल होती है, यानी नंबर ऑफ कार्बन के प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि जब नंबर ऑफ कार्बन होता है ज़्यादा तो इसका मतलब सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। ये सारी चीज़ें प्रोपोर्शनल हैं। ब्रांचिंग के लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, क्योंकि ब्रांचिंग क्या करा करती है, सरफेस एरिया को घटा देती है। अभी आगे देखते हैं, यहाँ पर देखो कार्बन के नंबर ज़्यादा है इसलिए इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। ऑर्डर ये हो जाएगा क्योंकि ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन और ये 5 कार्बन। आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर जो क्वेश्चन है देखोगे ये हमारे पास 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 कार्बन का है। अगर हम इसकी बात करते हैं 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 कार्बन, एक्चुअली सारे के सारे जो है सब 7 कार्बन के हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रांचिंग बढ़ती चली जाएगी। देखो ब्रांचिंग यहाँ लास्ट वाले में डिस्कस करते हैं, तो लास्ट वाले में क्या होता है, ब्रांचिंग बढ़ने की वजह से क्या लिखा है, ये शेप स्फीयर का लेना शुरू कर देगा, इसका मतलब सरफेस एरिया क्या होने लगेगा, मिनिमम हो जाएगा, वंडर वाल फोर्स भी अट्रैक्शन कम हो जाएगा, इसलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है। नीचे वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो मिनिमम ब्रांचिंग है, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ मैक्सिमम ब्रांचिंग है, तो कुल मिला करके हम लोग यहाँ पर फिर से पहले हम लोग बस ये ध्यान रखना है, यहाँ पर पहले नंबर ऑफ कार्बन देखना है, मॉलिक्यूलर वेट सेम हो तब जाके ब्रांचिंग देखना होगा। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ये कंपाउंड रहेगा तो यहाँ 9 कार्बन का है, 6 कार्बन का है, 7 कार्बन का, तो इसका मतलब पहले हम लोग 9 कार्बन वाला है तो भले ब्रांचिंग ज़्यादा हो कम हो इससे मतलब नहीं, कार्बन ज़्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। देखो मेल्टिंग पॉइंट की सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि यहाँ मॉलिक्यूलर वेट और ब्रांचिंग के लगभग प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन क्रिस्टल फिट स्ट्रक्चर को देखते हैं और सिमेट्रिकल एल्केन ज़्यादा रखता है मेल्टिंग पॉइंट। हालांकि इसमें अनइवेनेस पाई जाती है, यानी कि कोई इसका रेगुलर वो नहीं होता है, लेकिन ये वाला आप लोग याद कर सकते हो कि नियो सबसे ज़्यादा होता है ब्रांचिंग होने के बावजूद भी, बाकी इसको छोड़ सकते हैं आप लोग। सॉल्बिलिटी की बात करते हैं तो क्योंकि एल्केन नॉन पोलर होता है इसलिए नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही घुलेगा, यानी कि वाटर और एल्कोहल जैसे सॉल्वेंट जो कि पोलर होते हैं उनमें क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा।
ठीक है ना। तो इस तरह से लाइक डिजॉल्व लाइक की कहानी है, ये वाली कहानी को यहाँ पढ़ लेना है, आप लोग को देख लेना है, जो लिखा है सब समझ में आ जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं सीधे कन्फर्मेशनल आइसोमर। देखो कन्फर्मेशनल आइसोमर की जो कहानी इस तरह से है कि जब हम लोग सिंगल कार्बन के अराउंड देखते हैं उसकी पोजीशन को, तो हम लोग कन्फर्मेशन देखते हैं, यानी कि रोटेशन बिटवीन टू डिफरेंट कार्बन हैविंग सिंगल बॉन्ड ओनली सिग्मा बॉन्ड, यानी कि ठीक है ना। तो इस इन द स्पेस इज नोन एज कन्फर्मेशनल या रोटेशनल आइसोमर, या इसको सिंपल रोटामर्स बोल सकते हैं। रोटामर्स कई तरीके के, क्योंकि हर एंगल में घुमा घुमा के हम लोग देख सकते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि इन्फिनाइट नंबर पे हम लोग इसके रोटामर्स को देख सकते हैं। और एक बात यहाँ पर है, एंगल बिटवीन टू प्लेन अगर हम लोग बात करें तो उसको बोलते हैं हम लोग डाइहेड्रल एंगल या टॉर्सियोनल एंगल। तो देखो लिखा क्या है, एंगल बिटवीन टू प्लेन आर नोन एज टॉर्सियोनल एंगल या डाइहेड्रल एंगल। अभी दिखाते हैं कैसे टॉर्सियोनल एंगल डाइहेड्रल एंगल को देखेंगे। यहाँ पर कन्फर्मेशन ऑफ इथेन को सबसे पहले देखा गया है, तो इसमें दो तरह के होते हैं, एक स्टैगर्ड होता है, एक इक्लिप्स्ड होता है। तो अभी से एक ट्रिक दिमाग रखना है कि जो स्टैगर्ड होता है वो सबसे स्टेबल होता है, स्टैगर्ड स्टेबल, स्टैगर्ड स्टेबल बोलना है, इक्लिप्स्ड थोड़ा सा क्या होगा, कम स्टेबल होगा। पहले बात देख लो, यहाँ पर 3D अरेंजमेंट के तरीके से दिखाने के लिए दो तरीके हमारे पास थे, एक सॉ-हॉर्स प्रोजेक्शन था, एक न्यूमैन्स प्रोजेक्शन है। जो सॉ-हॉर्स है ये पुराने तरीके का था, नया वाला नए तरीके का था, इसलिए हम लोग ज़्यादातर न्यूमैन्स प्रोजेक्शन ही देखते हैं, लेकिन केवल हम लोग इस इथेन में ये सिचुएशन को देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन आमने सामने हो, ये दो कार्बन सिचुएशन है और घोड़े जैसी सिचुएशन दिखाई गई है, तो इसलिए सॉ-हॉर्स हम बोल सकते हैं इसको। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो कंडीशन दिखाई गई है यहाँ पर ठीक से देखो, तो दोनों कार्बन के जो हाइड्रोजन है वो आमने सामने नहीं कि एक प्लेन में है, तो इसका मतलब इसके रिपल्सन के चांस होंगे, और जब किसी जगह रिपल्सन होता है तो एनर्जी बढ़ जाती है, एनर्जी बढ़ने का मतलब स्टेबिलिटी घट गई। तो देखो लिखा है, इसको बोलते हैं इक्लिप्स्ड, और इसका मतलब होता है हाइड्रोजन ऑफ द डिफरेंट कार्बन इन द सेम प्लेन, मैक्सिमम रिपल्सन, लेस स्टेबल, मैक्सिमम एनर्जी, जो हमने बोला अभी। अब देखो इसी तरीके को जो इक्लिप्स्ड को शो करने के लिए न्यूमैन साहब ने क्या किया था, एक आउटर कार्बन ये बताया, इनर कार्बन ये बताया, और इसको बताया है हाइड्रोजन को, सिचुएशन को, कि देखो दोनों हाइड्रोजन आसपास यानी कि आमने सामने दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, इक्लिप्स्ड कंडीशन हो गई। अब अगर रोटेशन करा दे 60 डिग्री का रोटेशन, तो 60 डिग्री रोटेशन से हमें कुछ ऐसा पता चलता है कि जो हाइड्रोजन है, ये देखो अगर हम न्यूमैन्स को देखते हैं तो ये हाइड्रोजन जो था वो शिफ्ट होकर के किधर चला है, देखो 60 एंगल पे दूर चला है, इसका मतलब रिपल्सन क्या हो गया, कम हो गया। इसीलिए स्टैगर्ड जो कंडीशन हुआ करती है, यहाँ हाइड्रोजन फ्रॉम डिफरेंट कार्बन आर डिफरेंट प्लेन, मिनिमम रिपल्सन हो जाता है, मोर स्टेबल हो जाएगा, मिनिमम एनर्जी हो जाएगी। इसलिए हमने अभी रटवाने की बात की थी कि स्टैगर्ड स्टेबल होता है। फिर देखो आगे कुछ बात लिखी, उसको पढ़ लेते हैं। इन इक्लिप्स्ड द नॉन बॉन्डेड हाइड्रोजन इन द सेम प्लेन आर लाई एग्जैक्टली बिहाइंड ईच अदर। ठीक है, ये बात हम लोग देख चुके हैं। नीचे आ जाओ, क्या लिखा हुआ है, द हाइड्रोजन ऑफ द फ्रंट कार्बन लाइज बिटवीन टू हाइड्रोजन ऑफ द बैक कार्बन। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रोपेन को समझते हैं। देखो क्या है कि अभी तक तुमने जब दो कार्बन की बात की थी तो तीनों मतलब हाइड्रोजन लगे होते थे, यानी एक कार्बन से तीनों के तीनों हाइड्रोजन लगे होते थे। लेकिन अब की बार क्या करेंगे, ये कार्बन कार्बन के बीच हम दिखाएंगे, यानी एक CH3 ग्रुप अलग से लगे रखे। जैसे ये देखो यहाँ पर हाइड्रोजन हट के CH3 ग्रुप, तो अब की बार देखते हैं यहाँ पर ये बल्कि ग्रुप आ जाएगा एक तरफ, तो कोई दिक्कत नहीं। ये यहाँ पर देखोगे तो ये एक ही प्लेन में है, ये डिफरेंट प्लेन में चले गए, तो इसका मतलब यहाँ पर इक्लिप्स्ड कंडीशन होगी और रेजोनेंस ज़्यादा हो, सॉरी स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, बल्कि ग्रुप के कारण एक दूसरे को रिपल्सन काज करेंगे। लेकिन स्टैगर्ड जो कंडीशन है, मोस्ट स्टेबल जो कंडीशन है, यहाँ पर दूर दूर हो गए, तो इसका मतलब रिपल्सन यहाँ पर कम होगा। अब आ जाते हैं कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अब 4 कार्बन की सिचुएशन देखेंगे, तो 4 कार्बन का मतलब होता है हमने 2 कार्बन की रोटेशन दिखाया, यानी कि टर्मिनल पे एक CH3 ग्रुप। तो रिप्रेजेंटेशन का तरीका हमारा ये होगा कि एक कार्बन से 3 ग्रुप ये दिखेंगे, एक कार्बन से 3 ग्रुप ये दिखेंगे। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या है कि ये CH3 देखो ये सेम प्लेन में है। अब एक बात को पहले समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो इक्लिप्स्ड वाली कंडीशन है, यहाँ पर यानी मैक्सिमम रिपल्सन वाली सिचुएशन है, यहाँ पर 2 मिलेंगी। एक जब बल्कि ग्रुप एक ही प्लेन में रहेगा, या ये वाली सिचुएशन जहाँ एक बल्कि ग्रुप एक स्मॉल ग्रुप प्लेन में रहेगा, सेम प्लेन में रहेगा। तो इसका मतलब अगर हम लोग सोचें तो जो 2 बल्कि ग्रुप एक साथ लगे हैं ये ज़्यादा रिपल्सन काज करेंगे, यानी कि फुल इक्लिप्स्ड यानी फुल रिपल्सन हम बोल सकते हैं। तो ये देखो, इसलिए हम लोग इसको फुल रिपल्सन टर्म यूज करते हैं, जबकि इस सिचुएशन पे पार्शियल इक्लिप्स्ड होता है, रिपल्सन बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो ये बात ध्यान रखना है, यानी कि इसमें ज़्यादा एनर्जी होगी, इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी, फिर इसमें एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। यानी कि स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं, तो देखो ये CH3 ग्रुप दूर तो हो गया,
लेकिन अगर लास्ट वाले में देखो तो ये CH3 ग्रुप जस्ट अपोजिट चला गया, नहीं बहुत दूर चला गया। तो इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा रिपल्सन कम शो करने वाला हो जाएगा, यानी कि सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब की बार यहाँ पर जो स्टैगर्ड है इसको एंटी और ट्रांस भी बोल देते हैं, क्योंकि ये बल्कि ग्रुप अपोजिट एक दूसरे के, यानी ट्रांस पोजीशन पे है या एक दूसरे के एंटी हैं। तो और लेकिन यहाँ पर बल्कि ग्रुप जितना दूर है उतना ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए स्टैगर्ड यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर दूसरा नंबर यहाँ पर ये देखते हैं हम लोग, तो ये CH3 बल्कि ग्रुप हालांकि एक प्लेन में नहीं है, लेकिन अगल बगल होने का रिपल्सन हो सकता है, इसलिए स्टैगर्ड से पीछे गाउच या स्क्यू आ जाता है। ये गाउच या स्क्यू यहाँ टर्म नया बोला जाता है। फिर यहाँ पर पार्शियल इक्लिप्स्ड, क्योंकि हमने बोला था पार्शियल इक्लिप्स्ड का मतलब ये होता है ये इक्लिप्स्ड जहाँ पर एक बल्कि एक स्मॉल ग्रुप हो एक प्लेन में, जबकि फुल इक्लिप्स जो सबसे कम स्टेबल यानी सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला होता है, मैक्सिमम रिपल्सन वाला होता है, जहाँ बल्कि ग्रुप आपस में एक प्लेन में आ जाते हैं। तो ये हमें याद रखना होगा। फिर आ जाते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल का हम लोग कन्फर्मेशन आइसोमर, ये एक्सेप्शनल शो करता है कंडीशन। देखना कैसे यहाँ पर स्टेबल होना चाहिए स्टैगर्ड, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर गाउच या स्क्यू सबसे आगे हो जाता है। कारण क्या होता है, गाउच या स्क्यू कंडीशन पे यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है जो कंपाउंड को स्टेबल करा देती है। इसलिए हम लोग हमेशा याद करें गाउच या स्क्यू सबसे स्टेबल होता है, फिर स्टैगर्ड होता है, फिर पार्शियल इक्लिप्स्ड, फिर इक्लिप्स्ड। ये हम लोग बात अभी पढ़ के आए हैं जस्ट उसी। बस यहाँ पर उल्टा क्या कर देना है, जो ब्यूटेन वाली कंडीशन है उसे जस्ट अपोजिट ये शुरू के 2 कर देना, स्टैगर्ड पीछे हो जाएगा, गाउच स्क्यू आगे हो जाएंगे। फिर इसके बाद आ जाता है कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन साइक्लोहेक्सेन की सिचुएशन देखो यहाँ पर ये हम लोग चेयर फॉर्म, ट्विस्टेड फॉर्म, बोट शेप है ना, और हाफ चेयर फॉर्म ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कुल मिलाकर आर्डर याद रखना जरूरी है। तो CT बजी हमने ट्रिक बताई, C मतलब चेयर फॉर्म, T से ट्विस्टेड हो गया, बजी मतलब बोट शेप हो गया, है मतलब हाफ चेयर के रूप में हो गया। तो ये आर्डर याद कर लेने काम हो जाएगा। अब देखो कुछ रिएक्शन है आइसोमराइजेशन जैसे रिएक्शन है। तो आइसोमराइजेशन की रिएक्शन का मतलब ये होता है AlCl3 HCl के प्रेजेंस में करा दो तो नॉर्मल हेक्सेन अपनी कई ब्रांच बना लेगा और ये क्या आइसोमर यानी बना लेगा, ठीक है। फिर एरोमेटाइजेशन में याद रखना है कि कोई नॉर्मल हेक्सेन है 6 कार्बन का है तो वो 6 कार्बन की एरोमेटिक रिंग बना देगा, नहीं हेक्सेन बना सॉरी ये बेंजीन बना देगा, ये बेंजीन यहाँ होगा तो ये बेंजीन बना देगा। और ये यहाँ पर जो रिएजेंट यूज करने हैं वो V2O5 Cr2O3 L2O3 Mn2O3 और 700 डिग्री टेम्परेचर पे। तो हम लोग आ जाते हैं एरोमेटाइजेशन के कुछ रिएक्शन को और देखते हैं। यहाँ पर 6 कार्बन का तो बेंजीन बना दिया था, 7 कार्बन का होगा तो बेंजीन बना के उसमें CH3 ग्रुप लगा देना, टॉलुइन बना देना। अच्छा 8 कार्बन का होगा तो हम लोग इस तरह से जाइलिन बना देंगे और कई आर्थो मेटा पैराजाइलिन बन सकती हैं। अब आ जाते हैं पायरोलिसिस की बात करते हैं। पायरोलिसिस में क्या होता है कि हाई टेम्परेचर करा देते हैं तो इसके सारे बांड टूटने लगते हैं, हाइड्रोजन भी निकलने लगते हैं, कि कभी एल्कीन, कभी एल्केन, कभी 2 कार्बन, कभी 4 कार्बन, ये डिफरेंट तरीके की सिचुएशन बन जाएगी। कुल मिलाकर ये याद रखना है पायरोलिसिस में कार्बन कार्बन बांड भी टूटते हैं, कार्बन हाइड्रोजन बांड भी टूटते हैं, ठीक है ना, और एक तरह की फिर रेडिकल रिएक्शन होती है। फिर आगे आ जाए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग क्या करा करते हैं कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो हाई टेम्परेचर में होती है पहली बात, और ये फिर रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती है। इसमें हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन को ले लेते हैं। तो हम लोग हैलोजिनेशन को हम लोग आ जाते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। हैलोजिनेशन में कुछ नहीं, हैलोजिनेशन में पहली बात F2 को सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी मानते हैं, क्योंकि F2 का जो बांड हुआ करता है रिपल्सन कांड जब जल्दी टूट जाता है, इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के लिए हम लोग F2Cl2 Br2 और I2 को ऑर्डर में देखते हैं। देखो यहाँ पर मीथेन के जब सब Cl2 रिएक्शन करता है तो CH3Cl बोल देते हैं। यहाँ पर पहला जो क्लोरोमीथेन बना या मिथाइल क्लोराइड बना, फिर इसके बाद अगर फिर से क्लोरीनेशन करा देंगे 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, इसको डाइक्लोरोमीथेन बोलेंगे या मिथाइलिन डाइक्लोराइड बोलते हैं। फिर इसके बाद अगर तीसरा हम लोग क्लोरीन जोड़ देते हैं तो इसको ट्राइक्लोरोमीथेन यानी क्लोरोफॉर्म बोल देते हैं। और अगर चौथा भी क्लोरीन जुड़ जाता है यानी CCl4 बन जाता है तो टेट्राक्लोरोमीथेन बोलेंगे, इसको पायरीन बोलेंगे। ये फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम करता है। अब आ जाते हैं कुछ रिएक्शन यहाँ पर हैलोजिनेशन की दी गई हैं। देखो अगर 4 कार्बन का कंपाउंड है तो इसमें प्राइमरी सेकेंडरी 2 तरह के फ्री रेडिकल बन सकते हैं। देखो प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी स्टेबल होता है, इसलिए ये यहाँ पर Cl जुड़ने से मेजर प्रोडक्ट बनता है, जबकि प्राइमरी पोजीशन जुड़ने से माइनर प्रोडक्ट बनता है। आ जाते हैं हम लोग अब इसी तरीके से एक हैलोजिनेशन में आयोडीनेशन की बात करते हैं। तो आयोडीनेशन की एक समस्या हुआ करती है कि HI जो बना करता है लास्ट में, ये क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, यानी कि रिएक्शन को रिवर्सिबल करा सकता है। इसलिए HI को ख़त्म करने के लिए हम लोग एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HiO3 या फिर यहाँ पर देखो HiO3 के लिए HiO3 HNO3 या GO को ले लेते हैं, जिसकी वजह से HI टूट के किस में चला जाता है, I2 में। तो यहाँ पर ये बात हमने लिखी, इसको अपना पढ़ लो। आगे आ जाते हैं नाइट्रेशन की कहानी। कुछ नहीं, नाइट्रेशन में HNO3 NO2 के साथ ले लेते हैं, फिर रेडिकल बनेगा, फिर रेडिकल प्राइमरी सेकेंडरी दोनों बनेगा। जैसे क्लोरीनेशन में हमने बताया वैसे ही सेकेंडरी पोजीशन में जो NO2 जुड़ जाएगा मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। इसी तरह सल्फोनेशन भी चलता है H2SO4 के साथ। जब हम लोग SO3 की रिएक्शन कराते हैं तो फ्यूमिंग इसको H2SO4 बोलते हैं। ये यहाँ पर प्राइमरी और ये सेकेंडरी पोजीशन सेकेंडरी मेजर बनाता है। फिर इसके बाद हम लोग आ जाते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन, ये अच्छा खासा इंपॉर्टेंट होता है। देखो
यहाँ पर जो सिचुएशन हमें याद रखनी है, यहाँ पर देखो एल्केन ऑक्सीडाइज होकर बगल में एल्कोहल में जा सकता है, या फिर आगे बढ़कर एल्डिहाइड में जा सकता है, या तो एसिड में जा सकता है। ये डिपेंड करेगा कि कौन सा हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया है। देखो जितना छोटा यूज करोगे, जैसे Fe के साथ हीट करो या कॉपर के साथ हीट करो, उतना पास में रहेगा नहीं, एल्कोहल बनाएगा। अगर एल्केन को अगर हम लोग थोड़ा से बड़े Mn2O3 के साथ ऑक्सीडाइज करा देते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड में। और बड़े के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि CH3COO ट्वाइस Mn के साथ करा देते हैं तो कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में। तो ये तुम्हारी ट्रिक की तरह दिमाग में बनी रहनी चाहिए। जितना छोटा है, छोटा का मतलब Cu, फिर Mn2O3, फिर CH3COO ट्वाइस Mn, ये हमें याद रखना पड़ेगा। इसकी कुछ आज के रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन में इस तरह से है, यहाँ पर ये 3 कार्बन की रिएक्शन है और 3 कार्बन है, तो इसका मतलब Fe के साथ हीट करो या कॉपर के साथ हीट करो, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कराएंगे इनको, तो ये अल्कोहल बना दिया। फिर अगर Mn2O3 का तो ये एल्डिहाइड बना दिया, CH3COO है तो ये एसिड बना दिया। इसी तरह मेथेन होता है 4 कार्बन का, तो भैया 1 कार्बन है, सॉरी मेथेन होगा 1 कार्बन का, तो इसलिए हमें जो प्रोडक्ट बनेगा 1 कार्बन का एल्कोहल, 1 कार्बन का फॉर्मल्डिहाइड, 1 कार्बन का फॉर्मिक एसिड। फिर आगे आ जाते हैं एल्कीन के बारे में, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।